Hello and welcome to Maluka IAS. So evening snacks PYQ सीरीज जिसमें कि हम 11 ईयर पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं MCQ उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज के लिए हम शुरू करते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. कन्वर्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? कन्वर्जन. कन्वर्जन कैसे होगा? वन थिंग yes, so one thing to another कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है. अब किसका हो रहा है? रुपीस का. सो रुपीस का कन्वर्जन किस में? अदर करेंसी में. सो यहाँ पर हम ले लेते हैं अदर करेंसी. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. दैट मीन्स रुपीस का कन्वर्जन. अब रूपी क्या है? एक करेंसी है, तो रूपी का कन्वर्जन भी इन अदर करेंसी. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट इनटू गोल्ड. नो, वन बिकॉज रूपी इज अ करेंसी, सो कन्वर्टेबिलिटी मीन्स कन्वर्जन इनटू अनदर करेंसी. गोल्ड नहीं होगा. सेकंड, अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस. We are not talking about fixing the price, we are just talking about the conversion. So conversion means in another currency. So D तो नहीं होगा. Next, what it is saying, freely, okay, permitting conversion of rupee to other currencies. तो हमने यहाँ क्या किया था? जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया था वो फिट बैठ रहा है C ऑप्शन में. So C would be the राइट आंसर. तो इस तरीके से आपको भी अपने MCQs प्रैक्टिस करने का ट्राई करना है. जब आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है अप्रोच जो है उसी टाइप का हो जाने वाला है. सो ऑप्शन डी क्या कह रहा है देख लेते हैं. डेवलपिंग ए इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी इन इंडिया. मार्केट का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ कन्वर्जन की बात करते हैं. सो सी इज द राइट आंसर. इट्स फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी. फाइन. सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है. सो हम CSET का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि आदित्य चौधरी सर करवाएंगे. इन्हें 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है और जो ये कोर्स है हम 2 मंथ्स में निकाल रहे हैं. नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया है. रिप्लेस किसको किया है? नीति आयोग इज बेसिकली फॉर इट्स अ थिंक टैंक. थिंक टैंक क्या करते हैं? सोच के क्या किया जाता है? सोच के प्लानिंग की जाती है. जब सोच कर प्लानिंग की जाती है सो ये आ जाएगा प्लानिंग कमीशन. देखिए ये ऑप्शन क्या, लॉ कमीशन नहीं, फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन तो चल रहा है, हमें पता है. ह्यूमन राइट कमीशन, क्या ह्यूमन राइट कमीशन इतना इम्पोर्टेंट है नीति थिंक टैंक के हिसाब से? क्या उसका वर्किंग उसके हिसाब से हो सकता है? नहीं. सो हमारा ऑप्शन आ जाता है प्लानिंग कमीशन. वाई? बिकॉज नीति आयोग इज अ थिंक टैंक. सो इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है डी, इट्स प्लानिंग कमीशन. अब मैं बता दूं आपको जो नीति आयोग है ये इसका फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 में. उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 8 फरवरी 2015 में. सो 2015 में हम जो है नीति आयोग को ले आए थे. प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर प्लानिंग के बेसिस पर चलते थे. 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 2017 5 ईयर का टाइम पीरियड था. बट विदिन बीच में ही 2012 से 15 तक हुआ. बट 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन को एलिमिनेट कर दिया. 5 ईयर प्लानिंग को हमने बंद कर दिया है और अब हम नीति आयोग के थ्रू जो है वो प्लानिंग करते हैं. सो अब मैं आपको बता दूं कि जो GS फाउंडेशन बैच है 23 और 24 के लिए हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम गारंटीड प्रीलिम, अगर आपका प्रीलिम क्लियर नहीं होता तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. क्यों? क्योंकि प्रीलिम ही सबसे डाइसी स्टेज है और यही फर्स्ट स्टेज है. 80% ऑफ द क्वेश्चन अगर हमारे मटेरियल से नहीं आते तो जो है आपके मेंस में नहीं आते तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
आपको हम स्टडी मटेरियल देंगे, एनसीईआरटी क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप की जाएगी, डेली आंसर राइटिंग होगा और जो है डेली प्रीलिम के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होने वाला है ये, सो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज सेइंग विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइन, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। ओके, it is headed by the union finance minister. Fine, it monitor macro prudential supervision of the economy. First we need to know about the financial stability and development council. अब मुझे बताइए, अभी हमने किया ना नीति आयोग, कब आया? 2015 में। ओके, किससे रिलेटेड है? इट्स अ थिंक टैंक। जब ये एक थिंक टैंक है तो ये क्या करेगा? सोचेगा और प्लान करेगा, प्लानिंग बनाएगा। जब ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका नेचर जो है रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है, लॉजिकल थिंकिंग है, उससे रिलेटेड है। क्या ये फाइनेंस से रिलेटेड होगा? फॉर व्हाट? फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? नहीं। तो उस बेसिस पर हम 1 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। We left with 2 ऑप्शन B and C। अभी मैं इस लिहाज से करवा रही हूँ कि आपको नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन चाहता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट चाहती है। एक तो गवर्नमेंट के अंडर भी फाइनेंस से रिलेटेड काम कौन करवाना चाहता है? सोचकर बताइए, गवर्नमेंट के अंडर फाइनेंस से रिलेटेड काम कौन एडमिनिस्टर करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। सो इट इज सेइंग हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइन, नेक्स्ट, इट मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन। जब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए और क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। जब ये दोनों चाहिए तो वो मॉनिटर नहीं करेंगे क्या? जनरल स्टेटमेंट है ये, वो मॉनिटर करेंगे। सो उस बेसिस पर हमारा आंसर हो जाता है C 2 and 3। ये हमने किससे किया? ये हमने किया लॉजिक से। अब हम किससे करेंगे? अब हम करेंगे नॉलेज से। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जो डेवलपमेंट काउंसिल है ये 2008 में आई थी। 2008 में क्या हुआ था? सब प्राइम क्राइसिस। हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड में यूएस की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया और इंडिया भी उससे बच नहीं पाया था। हमारे यहाँ भी रिसेशन आ गया था। तो जब रिसेशन आया तो ये पता चला कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, इसीलिए हमें वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा, वी वांट समथिंग टारगेटेड। तो इसीलिए 2008 में रघुराम राजन कमेटी उन्होंने रिकमेंड किया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए। इसीलिए 2010 में देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ही सेट अप दैट ऑटोनोमस बॉडी बाय द नेम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब फाइनेंस से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, सो हेड कौन करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं। सो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। और वो सुपरवाइजरी वर्क तो करेंगे ही ना, सुपरवाइजरी वर्क करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आएगी कैसे? फाइन। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है C 2 and 3। नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग तो 2015 में आया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 2010 में आया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं प्रीलिम 22 के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं जिसमें कि 90 डेज 300 आवर्स में क्लियर कट स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कवरेज करवाया जाएगा। इसके जो है की पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इट इज सेइंग इट्स अ पेंशन योजना, ठीक है। लॉजिक से करेंगे फर्स्ट इट इज सेइंग इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम
मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। अब मुझे बताइए, देयर इज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर इज अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ आर इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मिनिमम हम गारंटी देते हैं। अब जब ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी दी जाती है, ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो दिया जाता है। दैट मीन्स उन्हें एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि ओल्ड एज हो जाने पर उन्हें एक लंप सम अमाउंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्कीम्स हैं। बट गवर्नमेंट को ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अटल पेंशन योजना निकाली थी। तो गवर्नमेंट की योजना के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है और ये जो है राइट होती है, दैट इज टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। नेक्स्ट, ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन जॉइन द स्कीम। अब एक फैमिली में क्या सिर्फ एक मेंबर? अब इंडिया में इफ़ देयर इज़ अ जॉइंट फैमिली में क्या हम ये अलो करेंगे कि नहीं सिर्फ एक ही पर्सन, उसको ही हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, उसे ही हम पेंशन देंगे? हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है। अब पेंशन भी किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? एज ग्रुप के अकॉर्डिंग दी जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि एक जो 0 to 14 ईयर के जो एज ग्रुप है वहाँ पेंशन दी जा रही है, नहीं। पेंशन काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। सो या फिर किसी वल्नरेबल सिचुएशन में हो सकता है। सो उस बेसिस पर, उस लॉजिक पर टू जो स्टेटमेंट है वो होता है रॉन्ग। जब टू रॉन्ग होता है तो डायरेक्टली बी एंड डी आर एलिमिनेटेड। अब आता है ऑप्शन थर्ड, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनका जो स्पाउस है, स्पाउस मीन्स अगर हस्बैंड को पेंशन मिल रही थी तो अब वाइफ को भी वो सेम मिलेगी। अगर वाइफ को मिल रही थी तो आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ हस्बैंड को भी वो सेम मिलेगी। सो 3 इज करेक्ट। तो उस बेसिस पर हमारा आंसर हो जाता है C 1 and 3 ओनली। सो लेट्स चेक द आंसर। It's 1 and 3 only. So there is no restriction as such that only one member of family can join. Any number of family can join. Now the next question is saying, with reference to Stand Up India scheme, which of the following statement is correct? First, its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneur. Stand Up India का ये ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ना। नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं। स्टैंड अप इंडिया क्या है? एक स्कीम है जो प्रमोट कर रही है क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप निकल कर आए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उस तरीके से। सो उस हिसाब से फर्स्ट जो है ये जनरल स्टेटमेंट है। जब ये जनरल स्टेटमेंट है तो फर्स्ट होता है करेक्ट। तो बी और डी तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड, इट प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैंड अप इंडिया है किसके? एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ? स्मॉल ग्रुप के लिए। जब स्मॉल ग्रुप के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसके लिए क्या सिडबी प्रोवाइड करवाएगा? ये क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रीफाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करवाएंगे। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये 2015 में आई थी। यस, सी इज़ द राइट आंसर। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये 2015 में आई थी, जिसमें कि जो एम रखा गया था वो वल्नरेबल सेक्शन जो है SC, ST, विमेन, उनको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं 10 लाख to 1 करोड़ के, ताकि वो न्यू एंटरप्राइजेस वो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सो यहाँ पर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जा रही थी। जो लोन थे वो सिडबी प्रोवाइड करवाएगा और गवर्नमेंट फिर सिडबी को वो लोन की अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर रीफाइनेंसिंग होगी।
ये है पब्लिक, इनको लोन कौन दे रहा है, इनको लोन दे रहा है सिडबी। उस लोन को रीफाइनेंस कौन कर रहा है, उस लोन को रीफाइनेंस कर रहा है गवर्नमेंट। सो दिस इज द केस ऑफ रीफाइनेंसिंग। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर द डे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।